भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ेंगे। तो उससे पहले, उसके सेक्शंस को पढ़ने से पहले हम उसके पहले ये बात करते हैं कि बीएनएस है क्या। तो जैसे आपको मालूम है, प्री इंडिपेंडेंस आईपीसी आया था, इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर जितने भी ऑफेंसेस थे, उन ऑफेंसेस उन सेक्शंस के तहत पनिशमेंट दी जाती थी। अब आईपीसी को हटा के उसके जगह नया लॉ यानी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आया है। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस हमारे भारत देश में लागू किया गया है। तो आइए हम और जानते हैं बीएनएस के बारे में। तो जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे, आईपीसी में थे टोटल 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस। अब नए बीएनएस में है 358 सेक्शंस और इन टोटल 20 चैप्टर्स। तो बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि क्या ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि बीएनएस में इन्होंने लॉस कम कर दिए, हटा दिए, सेक्शंस कम कर दिए। किन बच्चों को ये भी लगता है कि हम आईपीसी पढ़ रहे थे तो हम इतना सब पढ़े और अभी बीएनएस पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने के लिए कम है। किन किन को ऐसे भी लगता है कि ये इन्होंने इतना सब कुछ रीशफल किया है तो ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि बीएनएस बहुत ही अलग है। जब आप बीएनएस का एक्ट पढ़ेंगे, यदि अभी आप जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पर्सनली ये रेकमेंड करूंगी कि आप अभी देखो, हर एक का पर्सनल ओपिनियन होता है। मेरा ये है कि आप आईपीसी भी हाथ में रखें और आप बीएनएस भी हाथ में रखें, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। पर आईपीसी अभी नहीं है, अभी जो है वो बीएनएस ही है। आईपीसी हम सिर्फ रेफरेंस के लिए रखेंगे। तो आइए हम बीएनएस को जानते हैं। बहुत सारे बच्चे आईपीसी का बुक नहीं भी रखते क्योंकि बीएनएस अब पब्लिश हो चुका है, तो डायरेक्टली बीएनएस से पढ़ते हैं। पर अगर आपको ये समझना हो कि ये सेक्शन आईपीसी में कहाँ पे था और अभी बीएनएस में कहाँ पे, तो आप कंपैरेटिव स्टडी के लिए आईपीसी का बुक रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1। हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं, सिर्फ बीएनएस ही बदला नहीं है, उसके साथ साथ बीएनएसएस और बीएसए भी बदला गया। आप यहाँ पे दोनों के फुल फॉर्म देख सकते हो। बीएनएसएस इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी जो प्रोसीजर कोड था, उसके साथ आईईए, इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आ गया है, इसमें रिप्लेस कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं बीएनएस के सेक्शन नंबर 1 से। तो बीएनएस का सेक्शन 1 जो है वो एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, यानी बीएनएस कहाँ एप्लीकेबल होगा। अब जैसे मैं आपको बोलूं तो सेक्शन 1 में ज्यादा कुछ बदला है नहीं। अभी आईपीसी के बारे में अगर हम देखें तो आईपीसी का सेक्शन 2, 3, 4 ये सभी सेक्शंस को क्लब करके एक साथ सेक्शन 1 में डाला गया है बीएनएस के। और उसकी वजह से एक्चुअली हुआ यह है कि बहुत सारे सेक्शंस को, आईपीसी के अंदर आने वाले बहुत सारे सेक्शंस को एक साथ क्लब करके एक सेशन में डालने की, एक सेक्शन में डालने की वजह से बीएनएस का एक्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। लोगों को लगता है कि बीएनएस में सारे के सारे बहुत सारे सेक्शंस ही हटा दिए, पर ऐसा नहीं है। बीएनएस के एक्ट ने एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एडिशंस भी बहुत नए किए, नए रिफॉर्म्स लाए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो सेक्शन 1 एप्लीकेशन के बारे में बात करता है बीएनएस के। आईपीसी का जो सेक्शन था वो भी इस एप्लीकेशन के बारे में बात करता था। ज्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम ही है, पर इट्स जस्ट दैट बीएनएस में 2, 3 और 4 ऑफ आईपीसी को कंपाइल क्लब करके सेक्शन 1 में डाला। सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। अब सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस बात करता है एक्सप्लेनेशंस की। अब एक्सप्लेनेशंस मतलब मान लो चाइल्ड का एक्सप्लेनेशन क्या है, वुमन यानी कौन, मैन यानी कौन, मूवेबल मतलब यानी क्या, इमूवेबल मतलब यानी क्या। ये जो सारे जनरल एक्सप्लेनेशंस है, जो एक्सप्लेनेशंस हमने आईपीसी में देखे थे, वो अलग अलग सेक्शंस में दिए गए थे। उसके वजह से जब हम आंसर भी लिखते थे या रेफर भी करते थे तो ये यू डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए हमको पहले वो सेक्शन ढूंढना पड़ता और उसमें वो एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़ता। ये प्रोसीजर थोड़ी ईज की है बीएनएस ने, क्योंकि बीएनएस ने सेक्शन 2 में क्या किया है, सारे के सारे जो जनरल डेफिनेशंस है उन सबको क्लब करके एक साथ ही सेक्शन 2 में डाल दिया, जिसकी वजह से अभी हमको कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन हो तो
करेंगे। तो वो और एक वजह है कि आईपीसी के सेक्शंस कम कैसे हो गए बीएनएस में। अभी हम सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है बीएनएस का वो भी एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करता है। इट्स जस्ट दैट this section talks about the additional explanation along with an example। बाकी इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम सेक्शन 4 पे जाते हैं। अब सेक्शन 4 सुनिए कि सेक्शन 4 में ना एक एडिशन किया है बीएनएस में। तो ये जो सेक्शन 4 है, पहले मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन 4 है ना वो आईपीसी का सेक्शन 53 है जो अभी सेक्शन 4 हो चुका है। इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये पनिशमेंट के बारे में बात करता है। ये और अच्छे से जानने के लिए ना पहले हम ये लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 53। ये सेक्शन 53 हो गया आईपीसी का, और ये सेक्शन 4 हो गया, ये हो गया सेक्शन 4 बीएनएस का। अब अगर हम आईपीसी के सेक्शन 53 को पढ़े तो उसमें 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट लिखी हुई है। तो वो पनिशमेंट पहले देख लेते हैं। पहली पनिशमेंट है डेथ। अभी जो सेक्शन 4 है बीएनएस का उसमें भी सेम वैसे के वैसे रखा गया है। पहली पनिशमेंट, ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ रहे हैं हम जो इंडिया में है, ये इसकी भी पहली पनिशमेंट है डेथ। फिर सेक्शन 53 के बारे में अगर हम पढ़े तो दूसरी जो है वो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद। अभी अगर हम सेक्शन 4 की बात करें बीएनएस में तो भी सेम रखा गया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अभी ध्यान से आप सुनिए, सेक्शन 53 का आईपीसी का सेक्शन 53 का जो थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट है ना वो वहां पे ना स्टार्स मार्क किए हैं, क्योंकि पहले ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, यानी एक कैदी को उस जेल से दूसरे जेल में ट्रांसपोर्ट करना। अब आईपीसी के सेक्शन 53 में ये स्टार्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इस टाइप ऑफ पनिशमेंट को हटा दिया गया था, तो थर्ड को डिलीट करके उसमें स्टार दिए गए हैं। अभी अगर हम सब सेक्शन 3 की बात करें बीएनएस के सब सेक्शन 3 की, तो वो कहता है टू डिस्क्रिप्शंस वाली इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस। उसमें से पहली है रिगरस और दूसरी है सिंपल। अब ये सिंपल और रिगरस पनिशमेंट क्या होती है ये तो हम सब ने आईपीसी में ऑलरेडी पढ़ा है। सिंपल पनिशमेंट नाम से ही ऑब्वियसली कोई भी बोल सकता है, थोड़ी सी कम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिंपल पनिशमेंट। रिगरस मतलब हार्ड लेबर, बहुत ही रिगरस, जैसा आपने क्राइम किया होगा वैसे आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब पनिशमेंट कहाँ लिखी गई है तो वो हर ऑफेंस के बाद उसकी पनिशमेंट रिगरस हो या सिंपल हो या इधर और हो, ये भी लिखा गया है। अब अगर हम सेक्शन 53 की बात करें तो इसमें जो 4th पॉइंट है, क्योंकि ये डिलीट कर दिया है सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, टू डिस्क्रिप्शन की बात करता है। यहां का सेक्शन 4 क्या बात करता है? 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। ये डिलीट हो गया। अब ये बन गया अल्टीमेटली 53 का 5 था जिसको अभी 4 में डाला गया है, और ये 5th पनिशमेंट जो सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस में है वो है फाइन। इसको 6th पनिशमेंट में रखा गया था 53 के, यानी कि ये जो भी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन जब जैसे कि हटा हुआ था उसका वैसे भी कोई यूज ही नहीं था,
था। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने 4th सेक्शन में सारे के ये हटा के ये तीनों यहाँ पे ऊपर लगा दिए, और फिर यहाँ का जो 6 है इसको बीएनएस में नया डाला गया है, सब क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रख के तो कुछ फायदा ही नहीं था, ये ट्रांसपोर्टेशन तो हटा दिया है। तो ये सारे सेक्शन, सब सेक्शन के बाद जो आखिरी सब सेक्शन जो नया बीएनएस में डाला गया है, जो आईपीसी में नहीं था, वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस यानी आपके हाथों आपने कुछ गुनाह किया हो तो आपके पापों को धोने के लिए आप कुछ अच्छा काम कीजिए, ताकि आपकी जो कम्युनिटी है वो साफ सुथरी रहे, उनके लिए भी उनकी सर्विस हो जाए और आपके के सारे पाप धुल जाए। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि गंगा में जाना चाहिए पाप धोने के लिए, पर कम्युनिटी सर्विस है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्राइम करो। देख रहे हैं हम। तो अब आते हैं सेक्शन 5 पे, जो कम्यूटेशन के बारे में बात करता है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये हम पहले आईपीसी के सेक्शन 55 में पढ़ते थे, वो अभी हम सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई है कि जो भी कॉन्विक्टेड है, जो भी कैदी है, बिना उसके कंसेंट के उसकी जो भी पनिशमेंट है कोई भी डिस्क्रिप्शन की, उसको कम्यूट यानी कम कर दिया जाए, कम कर सकता है गवर्नमेंट। वो जो भी कन्विक्ट है उसको बिना पूछे उसकी पनिशमेंट को कम कर सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो 14 इयर्स तक कम कर सकता है, मतलब वो 14 साल ही जेल में रहेगा। तो इसको सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी में हम पहले पढ़ते थे, अभी हम सेक्शन 5 में पढ़ते हैं बीएनएस के। तो अब हम सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 6 जो है वो रिसेंबल करता है आईपीसी के सेक्शन 57 को, जो फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट के बारे में बोलता है। बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट का मतलब हमने पढ़ा था पनिशमेंट में, सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस में पढ़ा था हमने पनिशमेंट के बारे में अभी। तो हम जब पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, जो 53 था पहले आईपीसी का, तो 53 में जैसे हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन था वो हटाया गया था। तो जो ट्रांसपोर्टेशन जब आईपीसी में था उसके हटने से पहले तो फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट उस पर लागू होता था कि जब हम किसी को वो टाइप ऑफ पनिशमेंट देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सजा देते हैं, तो वो देना, इसका मतलब दैट ट्रांसपोर्टेशन का सजा वुड एक्सटेंड अप टू 20 इयर्स ऑफ लाइफ ऑफ दैट विक्टिम बोल रही हूँ मैं, ऑफ दैट कन्विक्ट। पर ट्रांसपोर्टेशन का सजा हट गया। उसके बाद इन्होंने जब अमेंड किया था ये सेक्शन को, यानी आईपीसी के 57 को, तो फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट में उन्होंने क्या बोला था कि फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, नॉट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हटा दिया, फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विल बी इक्विवेलेंट टू 20 इयर्स और नॉट एक्सीडिंग अप टू 20 इयर्स। पर अगर मैं बोलूं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो क्या इसका ये मतलब है कि इट इज इक्विवेलेंट टू 20 इयर्स? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो सेक्शन 6 में डाला गया है, बट इट्स नॉट द केस ऑलवेज। अब हम सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं ऑफ बीएनएस, व्हिच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट होली और पार्टली, रिगरस और सिंपल। तो ये आता था 60 ऑफ आईपीसी के अंडर। अभी हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 7 ऑफ बीएनएस के तहत। सेक्शन 7 ऑफ बीएनएस देखते क्या है। सेक्शन 7 ये कहता है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली, रिगरस और सिंपल। यानी कि ऐसे हालात अगर आए जहां पे आपको कन्विक्ट किया गया है, आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है और रिगरस के अंदर भी कन्विक्ट कर सकते हैं।
आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट आप पे अगर लागू पड़ती है तो ये सेक्शन कहता है ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास पावर होती है आपको पार्टली रिग्रेस पनिशमेंट दे, पार्टली सिंपल पनिशमेंट दे, या रिग्रेस या सिंपल पनिशमेंट दे। ये कहता है सेक्शन 7 ऑफ बीएनएस। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस पे। तो सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस जो है वो रिसेंबल करता है ये जो है सेक्शन 8 अमाउंट ऑफ फाइन। ये पहले हम पढ़ते थे 63 ऑफ आईपीसी में, अब ये सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस बन चुका है। अमाउंट ऑफ फाइन, अमाउंट ऑफ फाइन ये पढ़ते क्या है? तो मान लो कि मैं किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी हूँ, मेरे हाथ से कुछ हो गया है, कुछ भारी डैमेज हो गया, नुकसान हो गया जिसको फाइन के अंदर मैं भर सकती हूँ और क्लियर आउट कर सकती हूँ खुद को, पर वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसका सम ही हमको, उसका वैल्यू हमको पता नहीं है। जो टूट फूट गया, जो डिस्ट्रॉय हो गया सब्जेक्ट मैटर, जो मैं फाइन भर सकती हूँ जिसके लिए, वो सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो मेरा फाइन कौन सा बेसिस पे मेरे को लगेगा? तो ये अमाउंट ऑफ फाइन का सेक्शन क्लियर आउट करता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर जो डिस्ट्रॉय हुआ हो उसका टोटल वैल्यू क्या है यही पता नहीं है, तो जो गिल्टी है उसको अनलिमिटेड फाइन भरना पड़ेगा, पर अनलिमिटेड भरना पड़ेगा, एक्सेस नहीं। मतलब अनलिमिटेड मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम इतनी सी चीज के लिए बोल रहे हो कि बाप रे इतना बड़ा फाइन भरो। ऑब्वियसली बीएनएस है, आईपीसी था, तो फ्रेमर्स ने उतना तो ध्यान रखा ही। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 9 ऑफ बीएनएस। सेक्शन नंबर 9 जो है बीएनएस का वो था पहले आईपीसी का 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करता है। अब हम इसको सेक्शन 9 के अंडर पढ़ेंगे बीएनएस के। अब आइए पढ़ते हैं सेक्शन 71 यानी अभी जो सेक्शन 9 बन चुका है लिमिट ऑफ पनिशमेंट क्या है। इसको ना एक्चुअली एक बड़ा सेक्शन है, इसको हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। अब मान लो मेरी किसी से बहुत पर्सनल दुश्मनी है, मैंने उसको वॉलेंटरीली हर्ट कॉज किया हुआ है, मैंने डंडा लेके उसको 50 बार मारा है, बहुत ज्यादा, अभी मैं गिल्टी हो गई, पर मैंने उसको 50 बार मारा। तो सिंस माय स्ट्राइक्स वर 50 1 2 3 4, तो क्या हर स्ट्राइक के लिए मेरे को 1 साल की सजा सुनाएगा कोर्ट? क्या मेरे को 50 साल की सजा होगी? यही कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट, लिमिट ऑन द पनिशमेंट। इसका ये मतलब है कि भले मैंने 50 स्ट्राइक्स किए हो किसी के ऊपर, मुझको सजा उतनी होगी जितनी कानून देता है, जितनी लिखी गई है। 50 स्ट्राइक्स के लिए 50 इयर्स नहीं होगी, 100 स्ट्राइक्स के लिए 100 इयर्स, मतलब तब तक तो जेल में ही। एडवांटेज मत लीजिए इसका, ऐसे कुछ कीजिए मत। अब हम सेक्शन 10 को पढ़ेंगे बीएनएस के, जो पहले हम सेक्शन 72 के अंडर पढ़ते थे ना आईपीसी के, वो अभी सेक्शन 10 के अंडर पढ़ेंगे बीएनएस के। तो क्या कहता है सेक्शन 10? पर्सन गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एक व्यक्ति बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, पर 70 ये जो सेक्शन है ना, पहले हम जो 72 पढ़ते थे ना, अभी सेक्शन 10 में इसका एक कैच है, सेक्शन इज सेम, जो यहाँ था उसको यहाँ डाला गया, बट आई टेल यू हाउ दिस सेक्शन गोज। मेरे पे बहुत सारे गुने, मेरे अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स ऑफेंसेस दर्ज किए गए हैं, ओके। जो जजमेंट निकला है मेरे अगेंस्ट, उसमें मेरे अगेंस्ट बहुत सारे ऑफेंसेस है, पर प्रूव है कि हुआ है, बाकी के ऑफेंसेस पे कोर्ट इज डाउटफुल, तो मुझको सजा कैसे मिलेगी? जब मेरे खिलाफ एक ही ऑफेंस प्रूव हुआ है, पर लिस्ट में तो लंबे सारा लिस्ट, बहुत सारे ऑफेंसेस है, बाकियों पे तो कोर्ट डाउटफुल है। और अपना जो आईपीसी कहता था, बीएनएस भी वही कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो डाउटफुल मतलब गिल्टी हो गया क्या? नहीं।
तो जजमेंट में जितने भी ऑफेंसेस मेरे अगेंस्ट प्रूव हुए हैं, लिखे गए हैं, उनमें से अगर एक ही मेरे अगेंस्ट प्रूव हो गया है तो मुझे उस पे सजा मिलेगी। पर सेक्शन 10 को अगर हम देखें ध्यान से तो सेक्शन 10 ये कहता है कि एक जजमेंट में सेवरल ऑफेंसेस हो और वो ऑफेंसेस सारे डाउटफुल हो, शायद प्रूव नहीं हो गए हो और एक हाथ प्रूफ हो गया हो, तो मुझको जो है वो सारे ऑफेंसेस में से सबसे कम पनिशमेंट वाला जो भी ऑफेंस है ना, उसके तहत उतनी कम लोएस्ट पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस की सजा भुगतनी पड़ेगी, अनलेस सारे ऑफेंसेस की सजा सेम टर्म सर्व करने की है। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 10 ऑफ BNS. नाउ वी विल कंटिन्यू टू सेक्शन 11. I'll have to erase the board. We'll take a cut. अब हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि ऑफ कोर्स आपको तो पता है, आपने आईपीसी में पढ़ा है। आपने आईपीसी में कहाँ पढ़ा था? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो BNS के सेक्शन 11 में है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शंस था ना ये। कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछते थे लॉ वाले लोगों को। 73 में पढ़ा था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आईपीसी के, जहां एक छोटे से रूम में एक कैदी को रखा जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अलग क्यों है बाकी सारे इम्प्रिजनमेंट से? क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज अ पनिशमेंट हैज द कैपेसिटी टू गेट द कैदी, गेट द कॉन्विक्ट मैड। क्योंकि आप एक ही बंद कमरे में डार्क रूम में कैद हो, आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो बैठ के इंसान ने तो पागल ही होना है। और वो पागल ना भी हो उसके लिए भी हमने आईपीसी में पढ़ा था लिमिट ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। BNS में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में लिमिट ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 11 क्या है। सेक्शन 11 जो सेक्शन 73 था ना आईपीसी का, सेम है सेक्शन 11 है अभी BNS में वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी क्या? अगर आपने कोई भी ऐसा क्राइम किया हो जो हीनियस हो तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जा सकती है, पर उस पर लिमिटेशन है। 3 मंथ से ज्यादा सजा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकता। पहला जो सबसेक्शन एरिया ए है वो क्या कहता है? आईपीसी में जो था वही अभी 11 में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपकी जो सजा है वो 6 मंथ्स तक की है, आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी वजह से आपको इम्प्रिजनमेंट दी है जो 6 मंथ्स तक की है, या उससे कम है या 6 मंथ्स तक की, उससे ज्यादा नहीं है, तो आपको 1 मंथ से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। फिर आपकी जो आपने जो क्राइम किया, ऑफेंस किया वो पनिशेबल है फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक, तो आपको 2 मंथ्स के ऊपर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रखा जा सकता। और 1 ईयर से ऊपर अगर आपकी पनिशमेंट जा रही हो, आपने बहुत कुछ हीनियस क्राइम कर दिया जिसकी सजा 1 साल से ऊपर जा रही हो, तो इस केस में आपको 3 मंथ्स से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 ऑफ BNS जो है लिमिटेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, होना जरूरी था ताकि वो कॉन्विक्ट को पागल ना कर दे। तो व्हाट डज द सेक्शन से? 74 से ही यहाँ पे डाला गया है। सेक्शन 12 में हम देखते हैं BNS के, तो सेक्शन 12 लिमिटेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये बोलता है कि अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है, जो हमने 11 में देखा था, अगर आपने ऐसा कुछ ऑफेंस किया हुआ है जिसके वजह से आपको 1 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है, 1 मंथ की अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है, तो आपको पूरा महीना अंदर नहीं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, आपको ब्रेक में रखेंगे।
डेज की। और ये सेक्शन कंटिन्यू होके ये बोलता है, हमने 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखा, अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई हो जो 3 मंथ से ज्यादा हो, जो एक्सीड कर रही हो 3 मंथ से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उस पे लिमिट है 7 डेज। यानी आपको 3 मंथ्स स्ट्रेट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा, 7 डेज कन्फाइनमेंट में, 7 डेज बाहर, वापस 7 डेज में कन्फाइनमेंट, वापस 7 डेज बाहर। दिस वाज सेक्शन 12 दैट इज लिमिट ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसके बाद हम पढ़े 13 बीएनएस का। पहले हम इसको पढ़ते थे सेक्शन 75 आईपीसी में, पर ये सेक्शन में ध्यान दीजिए क्योंकि आईपीसी में जब हम ये सेक्शन पढ़ते थे 75 में, तब हम इसको पढ़ते थे ऑफेंसेस जो आते हैं चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंडर। जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 और 17 के कॉन्टेक्स्ट में। यानी बीएनएस में क्या चेंज हुआ है, बिकॉज सेक्शंस क्लब हो गए, सेक्शंस कम हो गए हैं। ये जो चैप्टर था 12 वो 10 हो गया है, 17 वैसे का वैसा है। एनहांस पनिशमेंट हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले ऐसे था आईपीसी के अंडर जब हम पढ़ते थे इस चीज को सेक्शन 75, तो ये कहता था कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 के अंडर कोई भी आपने आने वाले ऑफेंसेस जो है, ऑफेंसेस व्हिच फॉल अंडर चैप्टर 17 एंड चैप्टर नंबर 12 ऑफ आईपीसी, वो आपने अगर कमिट किए हैं, आपको उसके लिए सजा मिल चुकी है और वापस आप रिपीटेड ऑफेंडर है, वापस वो ऑफेंस कर रहे हो, और पहले जब आपको सजा मिली थी तो आपको जो पहली सजा मिली थी तो वो 3 साल या उससे ज्यादा की थी, और आप रिपीट ऑफेंडर हो, ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर चैप्टर 12 और 17 के आप रिपीट ऑफेंडर हो, पहले 3 साल की सजा काट चुके हो। तो एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट का क्या मतलब हुआ, कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो आपकी पनिशमेंट जो है एज ए रिपीटेड ऑफेंडर वो आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एनहांस कर सकती है या 10 इयर्स तक बढ़ा सकती है। अब ये हमने पढ़ा था सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी, ये सेम सेक्शन है, सेक्शन 13 में रिफ्लेक्ट किया गया है, कोई चेंज नहीं है सिवाय ये कि सेक्शन 75 जो आईपीसी के पढ़ते थे हम, तब हम पढ़ते थे ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर चैप्टर 12 और 17, उनके उन ऑफेंसेस को अगर हम करें तो उनके उस चैप्टर के अगर हम रिपीटेड ऑफेंडर है तो। अभी जब हम बीएनएस का सेक्शन 13 पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस में जो भी ऑफेंसेस आते हैं और चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस के अंदर जितने भी ऑफेंसेस आते हैं, उन ऑफेंसेस की अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो और पहले आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा सजा सुना चुका है कोर्ट, तो कोर्ट के पास पावर है कि आप जो रिपीटेड ऑफेंडर हो, आपकी जो सजा है वो एनहांस करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कर दे या पनिशमेंट दे दे विच में एक्सटेंड अप टू 10 इयर्स। अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन 14 के बारे में, एक्ट डन बाय अ पर्सन। अच्छा वैसे मैं ये बात बता दूं, सेक्शन 14 जो है ना वो पहले हम कहाँ पढ़ते थे, आईपीसी के सेक्शन 76 में, और आईपीसी का सेक्शन 76 से क्या चालू होता है, जनरल एक्सेप्शन चालू होता है, जनरल एक्सेप्शंस ऑफ ऑफेंसेस। यानी कि मैंने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए अगर मैं एक वैलिड डिफेंस ले लूं तो शायद ही मेरी सजा कम हो। 76 में हम जनरल जो एक्सेप्शंस करते थे वो हम सेक्शन 14 से करेंगे बीएनएस के, यानी कि जैसे 76 से लेके आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस चालू होते हैं, वही ऑर्डर में बीएनएस के एक्ट में सेक्शन 14 से जनरल एक्सेप्शंस चालू होते हैं। तो अब हम सेम है सेक्शन 76 जो था पहला सेक्शन ऑफ जनरल ऑफेंस एक्सेप्शंस, वही है सेक्शन 14 में दिया गया होगा। तो हम ऑब्वियसली अभी पढ़ेंगे जनरल ऑफेंसेस गिवन अंडर बीएनएस। सेक्शन 14 हो गया हमारा स्टार्टिंग सेक्शन फॉर जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि मैंने कुछ क्राइम किया हो, मेरे हाथ से कुछ हो गया हो तो मेरा डिफेंस,
इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं एक सोल्जर हूं और एक मॉब है लोगों का, और मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे विथ गुड फेथ फायर करने को बोला। मैंने फायर किया और किसी की मौत हो गई। अब मेरे पे एक ऑफेंस लगा है कि मैंने किसी को मार दिया फायर करके, तो मैं कौन सा डिफेंस यूज कर सकती हूँ? I was bound by my senior. It was done in good faith. I was following his orders. So I will fall under which? For this definition, I will fall under which section? Section 14 of BNS. अब सेक्शन 15 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 15 को हम पहले सेक्शन 77 के अंडर पढ़ते थे आईपीसी के। ये है सेकेंड जनरल एक्सेप्शन। सेक्शन 15 एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर मैं जज हूं, मैंने एक डिसीजन दिया है, तो क्या कोई भी आके बोल सकता है कि इन्होंने तो ऑफेंस किया है, ये कैसा पनिशमेंट दिया है? I am a judge, then I am, if I am acting judicially, so nobody can challenge that decision. हम कंटिन्यू करेंगे आगे सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 20 तक। सेक्शन 16 ऑफ बीएनएस, ये कौन सा सेक्शन था? आईपीसी में हमने पढ़ा हुआ है ये सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। जैसे मैंने पहले बोला, ये 76 से लेके जो भी जनरल एक्सेप्शंस थे ना आईपीसी में, वो वैसे के वैसे लाइन में लगा दिए गए हैं सेक्शन 14 से लेके बीएनएस में। तो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 ऑफ बीएनएस क्या होता है। एक्ट डन इन पर्सुएंट टू अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसके पहले हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ अ जज is pronouncing a judgment acting judicially. Similarly, आपको जल्लाद क्या पता? हैंगमैन। आपको अगर मौत की सजा सुनाई दी गई है, तो आपको जो हैंग करेगा, वो जो स्टूल या जो भी रखा हुआ है, वो रस्सी रखा हुआ है, वो खींचेगा, उसको जल्लाद बोलते। तो क्या जल्लाद ने निकाला हुआ स्टूल अगर आपके खिलाफ डेथ पेनल्टी है, तो उसने अगर वो स्टूल हटा दिया या जैसे भी वो एग्जीक्यूट करते हैं डेथ पेनल्टी, उसको एग्जीक्यूट की, तो क्या जो उसने किया है उसको ऑफेंस माना जाएगा? या अगर एक पुलिस है और उसने आपने ऐसा गुनाह ही कर दिया विच इज लायबल ऑफ एन एनकाउंटर, आपका एनकाउंटर किया, आपको अरेस्ट किया, आपने कुछ बड़ा ऑफेंस किया, बड़ा क्राइम किया, आपको अरेस्ट करके ले गई पुलिस, क्या उसको ऑफेंस माना जाएगा? जैसे हमने पढ़ा था जज जुडिशियली एक्ट करता है तो हम उसको ऑफेंस नहीं कह सकते, वैसे ही कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी आदमी लॉ के तहत जो भी उसको सुनवाया, जो भी कोर्ट का जजमेंट है उसके तहत काम करता है, उसके रूल्स, उसके लॉज, उसने जो भी जजमेंट दिया वो फॉलो करता है, तो उस चीज को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। ये कहता है सेक्शन 16 ऑफ बीएनएस। अब हम सेक्शन 17 पढ़ते हैं बीएनएस का। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये हमने कहां पे पढ़ा था? सेक्शन 79 में पढ़ा था ऑफ आईपीसी। अब ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 17, देखिए दो चीजें होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हो गया तो शायद ही आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाए, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फैक्चुअली मिस्टेक हो गया को कोर्ट एटलीस्ट तब आपको उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देगा क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, आपको लगा जानवर है, आपने पत्थर फेंका, आपका इंटेंशन वो आदमी को हर्ट करना नहीं था, खुद को डिफेंड करना था, इट वाज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया तो क्या आपको कोर्ट एग्जाम करेगा? आप किसी देश में 10 किलो सोना लेके गए, वहां का रूल ऐसा है कि इतना सोना वहां लेके नहीं जा सकते,
कैन यू गेट दैट डिफेंस कि मुझे पता नहीं था, इट वाज अ मिस्टेक ऑफ लॉ. यू कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फॉर द मिस्टेक ऑफ लॉ. सेक्शन 17 यही कहता है, मान लो एक पुलिस वाला है, वो किसी को अरेस्ट करने गया, जिसको अरेस्ट करने गया वो उसका एक जुड़वा भाई भी था, गलती से उसने दूसरे जुड़वे को अरेस्ट कर लिया. अब क्या पुलिस वाले ने ऑफेंस किया है? नो. व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. दोनों सेम दिखते हैं, जुड़वा भाई गलती हो गई. मिस्टेक ऑफ लॉ लिखा गया है, ऑर्डर दिया गया है, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके लाओ, पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया. लिखा क्या था? अरेस्ट करना. किया क्या? एनकाउंटर. क्या इसको हम ऑफेंस कहेंगे? बिल्कुल. क्या उसको डिफेंस मिलेगा इस मिस्टेक का? नहीं, क्योंकि उसको कुछ और बोला गया था, उसने कुछ और किया. इट वाज अ मिस्टेक ऑफ लॉ, नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंस, नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ. नेक्स्ट सेक्शन 18 पढ़ेंगे आप. आईपीसी में जब हम पढ़ते थे सेक्शन 18 को, हम उसको सेक्शन 80 के अंडर पढ़ते थे आईपीसी में. अब बीएनएस के सेक्शन 18 में हम उसको पढ़ेंगे. सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट. एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि मैं वुड कटर हूं, मेरे हाथ में वुड कटिंग का औजार है. मैं रास्ते के कोने में सारे सेफ गार्ड्स, सारे नॉर्म्स, सारा केयर लेके वुड को कट कर रही हूँ, आप पीछे से गुजर रहे हो, गलती से वो औजार आपको हाथ पे लग जाता है, आपको हाथ पे कट जाती है, तो क्या मैंने ऑफेंस किया है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. आजकल के बच्चे गाने सुनते हैं, जोर जोर से हेडफोन डाल के रास्ते के बीचों बीच चलते हैं. बहुत सारे रैश ड्राइविंग के केसेस होते हैं. गाने सुनते सुनते जोर जोर से गाड़ियां चला रहे हैं लोग, आजू बाजू में जो भी आ रहा है जा रहा है उसका किसी को आता पता नहीं है. आप चल रहे हो, आपको कोई गाड़ी उड़ाने वाली हो, किसी ने आपको खींच लिया, उसी खींचम खिंचाई में आप इतने जोर से खींच गए कि आप मान लो किसी दीवार पे जाके अटक गए, आपको सर पे लगा, सर से खून आ रहा है. वो बंदा जिसने आपको बचाया, क्या आप बोल सकते हो उसने ऑफेंस किया, उसके वजह से आपको सर पे लगा? एक्ट इन डूइंग, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. सेक्शन नंबर 19 बीएनएस. इसको पहले आईपीसी में पढ़ते थे. कौन से सेक्शन में पढ़ते थे? सेक्शन 81 में पढ़ते थे ऑफ आईपीसी. एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट. इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं. मुझे पता है ये एक्ट से आपको हार्म पहुंचेगा, पर फिर भी मैं वो एक्ट कर रही हूँ ताकि उससे दूसरा जो आपको बड़ा वाला हार्म हो रहा है वो होना टल जाए. डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर को पता होता है कि ऑपरेशन, आपसे वो कंसेंट फॉर्म भर के लेते हैं कि कुछ भी हो आप डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे. एक पेशेंट आया आपके पास, आपको पता है वो काफी हद तक सीरियस है, आइदर टू ऑपरेट अदरवाइज ही हैज टू डाई. आप ऑपरेशन में कुछ छोटा मोटा माइनर हार्म हो भी गया, आपने कंसेंट फॉर्म साइन किया था. टू प्रिवेंट द मेजर हार्म if that minor harm is done to prevent something even more bad, can that minor harm be considered as an offense? Defense under section 19 of BNS. सेक्शन 20 को अभी हम पढ़ेंगे. सेक्शन 20 को हम पहले आईपीसी में किसके अंदर पढ़ते थे? सेक्शन 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड हु इज अबव 7 and below 12 years old. 7 साल के ऊपर और 12 साल के नीचे अगर किसी भी बच्चे ने ऑफेंस किया हो, एक्ट किया हो, तो उस एक्ट को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि इस उम्र में बच्चे इमैच्योर होते हैं. दे आर नॉट केपेबल इनफ टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट और द इंटेंसिटी ऑफ द एक्ट दैट दे आर डूइंग. वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक
सेक्शन है जो बीएनएस इंट्रोड्यूस करता है, हायरिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। आगे जाके वो हम पढ़ेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि वो बच्चा अपने से कुछ करता नहीं है, अपने से उसने कुछ किया तो कोर्ट बोलेगा कि अरे उसको तो इस सेक्शन 20 के अंडर, तो बीएनएस के 20 के अंडर तो उसका डिफेंस है, ही इज इमैच्योर, ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। इमैच्योरिटी प्रूव भी करना जरूरी होता है। वो जज देखता है, जज करते हैं, फिर ही वो प्रूव करते हैं, कहते हैं कि क्या ये केपेबल था या नहीं, मैच्योर था या नहीं। पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये जो बच्चे हैं 7 साल से बड़े और 12 साल से कम छोटे, तो इनको कोई लोग हायर करते हैं काम करवाने के लिए, कुछ ऑफेंस करवाने के लिए, ताकि वो भी छूट जाए और ये हायर करने वाले भी छूट जाए। तो हायरिंग चिल्ड्रन टू कमिट ऑफेंसेस, ये एक नया सेक्शन है, बीएनएस में इंट्रोड्यूस किया है। हम सेक्शन 20 और इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, इसलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया सेक्शन का। जब हम बीएनएस आगे पढ़ेंगे ना, तब हम वो सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से बीएनएस के अंडर आता है वो सेक्शन 95 में आता है वो, हायरिंग और एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस। जल्दी हम वो तब तक हम पहुंचेंगे और तब हम वो सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आपको कोई भी एक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमको बताइए आपको और क्या क्या पढ़ना है। हम ऐसे वीडियोस लेके ऑलमोस्ट रोज ही आते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और खूब बीएनएस पढ़िए और आगे के सेक्शंस के लिए भी रेडी होके रहिए, क्योंकि हम वो भी जल्दी डाल रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।